हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे इसमें टॉपिक असेसमेंट अप्रोचेस फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के बारे में, जिसमें डिस्कस करेंगे हम ऑब्जर्वेशन मेथड, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट जिसमें फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जैसा कि आपके सिलेबस में मेंशन है, असेसमेंट ऑफ ग्रुप एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग के बारे में बात करेंगे। तो आप में से काफ़ी लोग इस टॉपिक के बारे में डिमांड कर रहे थे, तो आपकी डिमांड के बेसिस पर मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ। बाकी भी किसी टॉपिक में अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके एग्ज़ाम से पहले मैं उन टॉपिक्स को भी कवर करवा दूँ। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज मैं अक्सर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाती रहती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। तो जैसे कि टॉपिक का नाम है असेसमेंट अप्रोचेस फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि जो चिल्ड्रन हैं जिनकी स्पेशल नीड्स हैं उनको कैसे असेस किया जाए, कैसे किस अप्रोच को लगा के उन्हें असेस किया जाए। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हमें पता हो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होते कौन हैं। तो ऐसे बच्चे जिन्हें किसी भी तरीके की एडिशनल सपोर्ट की सर्विस की ज़रूरत होती है ताकि एजुकेशन की फील्ड में जो उनका गोल है उसको वो अचीव कर पाएँ। अब इसमें फिजिकल कोई नीड हो सकती है, कुछ इमोशनल हो सकता है कि बच्चे में कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहा है, तो आपको उसके लिए क्या अरेंजमेंट करने हैं वो हो सकता है। बच्चे को कुछ इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ बिहेवियरल हो सकता है, या किसी भी तरीके की लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। तो ऐसे बच्चे जिन्हें स्पेशल इंस्ट्रक्शन और सपोर्ट की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सके और गोल को अचीव कर सके, तो उन्हें हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कहते हैं। और स्कूल और कम्युनिटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऐसे बच्चे को रिसोर्सेज और सपोर्ट प्रोवाइड करें ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। अब हर बच्चा अलग होगा तो उन्हें असेस करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसीलिए असेसिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट रिक्वायर्स केयरफुल कंसिडरेशन, इंडिविजुअलाइजेशन एंड अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। अब हर बच्चा अलग है, उसे अलग तरीके से असेस करना है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान में रखा जाए, उसकी क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उसके हिसाब से एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की जाएं। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हो, एक ही एस्पेक्ट के बेसिस पर हम असेस नहीं कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि सबको एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता है, तो हर बच्चे के लिए हम एक जैसा टेस्ट नहीं लगा सकते हैं। हो सकता है बच्चे को कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी हो, कुछ लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो, तो अलग अलग तरीके से बच्चे की नीड्स को समझते हुए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच यूज करने की हमें यहाँ पर जरूरत पड़ती है। जो ट्रेडिशनल असेसमेंट मेथड थे, मे नॉट फुली कैप्चर द एबिलिटीज, स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो ट्रेडिशनल असेसमेंट मेथड क्या था कि टेस्ट दिया और चेक किया कि अच्छा बच्चे कितने मार्क्स आ रहे हैं तो बच्चा इंटेलिजेंट है, अगर मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। तो पहले हम ये लगाते थे, लेकिन अब क्या हुआ है, हम जान गए कि बच्चे की कुछ बच्चे जो होते हैं जिनकी स्पेशल नीड्स होती हैं, कुछ कहीं पर प्रॉब्लम होती है किन्हीं को, तो उनके लिए ये जरूरी होता है। Therefore, it is essential to utilize a range of assessment methods that align with child's unique characteristics, needs, and cultural background, as it enhances the accuracy and validity of the assessment outcomes, leading to effective intervention and support for children with special needs. अब देखा जाए तो असेस क्यों कर रहे हैं, हम क्यों आंकलन कर रहे हैं कि बच्चे को कितना आता है, इसलिए ताकि हम जान सकें कि बच्चे को कहाँ पर प्रॉब्लम है, और जब जैसे हमें वो प्रॉब्लम पता चलेगी हम उसके लिए इंटरवीन करेंगे, हम उसके लिए कुछ सॉल्यूशन ढूंढेंगे और बच्चे को क्या है एक तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। और जब हम स्टार्टिंग में पता कर लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अलग अलग मेथड्स यूज़ करके अच्छे से बच्चे को असेस किया जाए। तो कुछ की कंसिडरेशंस जो हमें ध्यान में रखनी होती है बच्चे को असेस करते वक्त, वो है यूज वेराइटी ऑफ असेसमेंट मेथड। एक ही मेथड से सबको जज नहीं किया जा सकता, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो अलग अलग मेथड्स होने चाहिए। हो सकता है कि मैं प्रोजेक्ट वर्क दे दूं बच्चे को, हो सकता है कि मैं कोई छोटा सा टेस्ट दे दूं, कोई क्विज करवा दूं, तो अलग अलग मेथड्स होने चाहिए बच्चे को असेस करने के लिए। इंडिविजुअलाइज असेसमेंट, बच्चे की नीड्स, बच्चे की डिमांड्स, बच्चे के स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, चैलेंजेस के हिसाब से ही असेसमेंट को डिजाइन किया जाए। बच्चे की फंक्शनल स्किल्स, यानी कि बच्चे की कैसे वो फंक्शन कर रहा है, क्या उसकी एबिलिटीज हैं, उस पर फोकस हो। कोलैबोरेट विद मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मेंबर्स, जहाँ टीचर को लगता है कि मेरे अकेले की बस की बात नहीं है तो वहाँ उसे बाकियों की हेल्प भी लेनी चाहिए। जैसे हो सकता है कि किसी बच्चे को स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत हो तो वहाँ मैं उसकी हेल्प लूँ। अगर मैं उस बच्चे की क्लास टीचर हूँ, मैं उसे असेस करूँ, जैसे काउंसलर की ज़रूरत है, या मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चा इमोशनली कुछ प्रॉब्लम है बच्चे को, तो मुझे पेरेंट्स से पूछना चाहिए कि घर पे कैसा बिहेव कर रहा है,
तो मैं उनकी मदद लूँ। पेरेंट्स, प्रिंसिपल, स्पेशल एजुकेटर की या किसी की भी अगर मुझे लगता है कि मदद की ज़रूरत है तो वो मुझे लेनी चाहिए, यानी कि कोलैब करके बच्चे की नीड्स को मैं समझने की कोशिश करूँ। इंक्लूड पेरेंट्स एंड केयर गिवर इनपुट, जो मैंने आपको बता ही दिया है। फोकस ऑन प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, कि जो मैंने मेथड से उसे असेस कर रही हूँ या प्रोग्रेस कि उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है या उसे कहाँ कितनी रेमेडी की ज़रूरत है, ये चीज़ मुझे पता चल पाए। मीनिंगफुल फीडबैक मिले, यानी एक तरीके से। तो जब मैं बच्चे को असेस कर रही हूँ तो ज़रूरी है कि मैं बच्चे के कल्चरल और लिंग्विस्टिक फैक्टर्स को ध्यान में रखूँ, यानी कि टीचर जो है सेंसिटिव होना चाहिए। बच्चा किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहा है, क्या उसका कल्चरल बैकग्राउंड है, वो जानकर ही मैं उसे असेस करूं। अब हो सकता है कि बच्चा गवर्नमेंट स्कूल से आया है या फिर हम ये बोल दें कि हिंदी मीडियम स्कूल से आया और अचानक से उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया गया है, पर उसका इंटेलिजेंस लेवल बहुत अच्छा है, बच्चे को चीज़ें आती बहुत अच्छे से हैं, लेकिन मैं उसकी लिंग्विस्टिक एबिलिटी को ध्यान में ही नहीं रख रही हूँ, मैं उससे इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो ऑब्वियस है कि वो बच्चा जवाब नहीं दे पाएगा। तो मेरी नज़र में क्या हो गया कि वो बच्चा जो है भाई इंटेलिजेंट नहीं है, उसे तो कुछ आता ही नहीं, मैं ये सोच लूंगी। पर ऐसा नहीं है। तो इसीलिए असेसमेंट ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे के कल्चरल और लिंग्विस्टिक फैक्टर्स को भी ध्यान में रखे, बच्चे की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और कैसा लर्निंग स्टाइल है बच्चे का, इस चीज़ को भी ध्यान में रखे। तो सबसे पहला अप्रोच जो हम लगा सकते हैं जिससे बच्चे को असेस कर सकते हैं वो है ऑब्जर्वेशन मेथड, कि बच्चे की क्या ज़रूरतें हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को कैसे असेस किया जाए। उसके लिए ऑब्जर्वेशन मेथड यूज होता है, जिसको अवलोकन या निरीक्षण विधि भी बोलते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? द एक्शन और प्रोसेस ऑफ क्लोजली ऑब्जर्विंग और मॉनिटरिंग समथिंग और समवन, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम किसी को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि उसे कितना आता है, या किसी चीज को ऑब्जर्व करें या किसी इंसान को, उसे ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। पीवी यंग के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन इज द मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट्स नेचुरली ऑब्जर्व्ड बाय द आईज, यानी कि जो हमने चीजें देखी हैं उसको हम ऑर्गेनाइज करके उससे क्या यूजफुल निकल रहा है, क्या प्रोडक्टिव हम रिसीव कर रहे हैं, वो चीज चेक करना ऑब्जर्वेशन होता है। प्रिंसिपल्स क्या है ऑब्जर्वेशन के, यानी कि क्या सिद्धांत है, क्या बातें हमें ध्यान में रखनी होती है जब हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। बी क्लियर ऑन द नीड फॉर एंड पर्पज ऑफ असेसिंग। सबसे पहले कुछ भी चीज अगर हम करेंगे ना, तो सबसे पहला पॉइंट यही आएगा कि हम गोल्स के बारे में ध्यान रखें कि क्यों कर रहे हैं। कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे क्यों जरूर लगाते हैं हम। तो बी क्लियर ऑन द नीड फॉर एंड पर्पज ऑफ असेसिंग, कि क्यों कर रहे हैं। एप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशन मेथड यूज किया जाए। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे बच्चे की थिंकिंग स्किल्स चेक करनी है कि बच्चा किस तरीके से सोचता है, तो अब उसके लिए मुझे एप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होगा कि मैं उसे कुछ प्रॉब्लम दे दूं, ये हो सकता है ना, और या फिर मैं उससे कुछ ग्रुप एक्टिविटी करवा के देखूं जिसमें कुछ दिमाग लगाना हो, ऐसा कुछ करवाऊं। और तो वहां पर ये एक एप्रोप्रिएट मेथड हो जाएगा। ये नहीं कि मुझे उसकी थिंकिंग स्किल चेक करनी है और मैं उसे हैंडराइटिंग पेज दे रही हूँ, तो वो वहां पर गलत हो जाएगा। वहीं अगर मुझे देखना है कि वो उसे डिस्ग्राफिया तो नहीं है कहीं, तो वहां पर हैंडराइटिंग पेज जो होगा वो अच्छा मेथड होगा एक तरीके से। तो बच्चे की एप्रोप्रिएटनेस को और क्या चीज हमें ऑब्जर्व करनी है उसको ध्यान में रखते हुए हमें एक प्रॉपर मेथड यूज करने की जरूरत है। इंश्योर द प्रोसेस इज मीनिंगफुल, जो हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं उससे हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इतना कुछ कर लिया टाइम वेस्ट, फिर बाद में कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो मीनिंगफुल होनी चाहिए प्रोसेस, और मीनिंगफुल ऑब्वियसली होगी जब गोल्स क्लियर होंगे। कंसीडर द एथिकल इश्यूज, कि मैं जब ऑब्जर्व कर रही हूं बच्चे को किसी भी तरीके का कोई भी फिजिकल या मेंटल हार्म नहीं होना चाहिए। मुझे एथिक्स को ध्यान में रखते हुए ही उसे ऑब्जर्व करना है। बी क्लियर ऑन हाउ आउटकम विल बी डिसेमिनेटेड एंड टू होम, कैसे इस बात का ध्यान रखना है कि वो जो आउटकम्स है वो हम कहाँ यूज कर रहे हैं और किसको बताना है और उसके बेसिस पर हमें क्या डिसीजंस लेने हैं, ये बात क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज नीड ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करने की जरूरत क्या है। टू अंडरस्टैंड चाइल्ड्स कंपिटेंस लेवल, बच्चे का लेवल क्या है, बच्चा फिलहाल कितना जानता है, ये समझने के लिए हमें बच्चे को ऑब्जर्व करना पड़ता है। टू प्लान फॉर इंडिविजुअल चिल्ड्रंस नीड, बच्चे की नीड्स को प्लान करने के लिए कि बच्चे को क्या चाहिए, उसके मेंटल लेवल, उसके साइकोलॉजिकल लेवल के हिसाब से चीजें हम प्लान कर पाए। फॉर अर्ली इंटरवेंशन, की पहले ही प्रॉब्लम का पता लगा लिया जाए। जैसे अगर हम प्रॉब्लम को अर्ली स्टेज में ही कैच कर लेंगे तो उसे रोकने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। हो सकता है कि हम जो प्रॉब्लम है वो आगे और बढ़ सकती थी। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को कुछ इमोशनल प्रॉब्लम हो और उसे काउंसलर की जरूरत हो, और टीचर क्या सोच रहा है कि इसका तो पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लग रहा है और इसीलिए इसके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इसीलिए अच्छे से ध्यान नहीं दे रहा है। तो वो ऐसे ही आगे आगे बढ़ते बढ़ते वो प्रॉब्लम जो है इतनी बढ़ जाएगी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि बच्चा पढ़ाई से बिल्कुल ही डिटैच हो जाएगा और डिप्रेशन में चला जाएगा। वहीं अगर हम ऑब्जर्वेशन मेथड या प्रॉपरली असेस कर रहे हैं इन चिल्ड्रन को, तो फिर क्या होगा कि हम अर्ली इंटरवीन कर सकते हैं, कि प्रॉब्लम को अर्ली स्टेज पर कैच कर सकते हैं और उसे रोक सकते हैं।
फॉर सिलेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कि कौन सा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है ये जानने के लिए, टू आइडेंटिफाई द इफेक्टिवनेस ऑफ सेटिंग कि जिस सेटिंग में हम पढ़ा रहे हैं वो कितनी इफेक्टिव है, इन्वायरमेंट को रिव्यू करने के लिए कि इन्वायरमेंट कितना अच्छा है या इसमें क्या चेंजेस लाने की आवश्यकता है, इन सब के लिए ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट अब हम जानेंगे एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। क्या एलिमेंट्स है? सबसे पहले तो केयरफुल स्टडी, कि हमें इस तरीके से स्टडी करनी है कि वो किसी को हार्म ना करे, एथिकल तरीके से हो। प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना, यानी कि जितना हो सके फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट करना होता है। फर्स्ट हैंड डाटा होता है ऐसा डाटा जो हम खुद कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद जाके देखूं कि बच्चा कैसा है। ऐसा नहीं कि मैंने किसी एक और बच्चे को बुलाया और उससे पूछ लिया या किसी टीचर से पूछ लिया कि अच्छा मैम वो बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी डाटा कलेक्टर यानी कि फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट किया जाए, क्योंकि हर किसी का सोचने का, देखने का, समझने का तरीका अलग अलग होता है। हो सकता है कि जो चीज उन्होंने ऑब्जर्व करी हो मैं कुछ उससे ज्यादा बेहतर ऑब्जर्व कर लूं, तो इसीलिए प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना चाहिए। प्रॉपर यूज ऑफ आईज, वैसे तो सारी सेंसेस ही यूज होती हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो आईज का थोड़ा अच्छे से यूज होता है, तो वो होना चाहिए। डायरेक्ट स्टडी यानी कि हम खुद इन्वॉल्व होकर करें तो ज्यादा बेटर है। ग्रुप स्टडी यानी कि सामूहिक व्यवहार को भी हम इससे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या कंपोनेंट्स है ऑब्जर्वेशन के? सबसे पहले आता है सेंसेशन, यानी कि हम सेंसेस का जहां पर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ऑब्जर्व करने में सेंसेस ही तो यूज हो रही है। सो द रिलायबिलिटी एंड फुलनेस ऑफ द सेंसरी रिएक्शंस टू द सिचुएशन डिपेंड ऑन how keen the sensory organs are. This is why the investigator should be physically in top conditions. जब भी हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं तो सबसे पहले हम सेंसेस यूज करते हैं, तो बहुत जरूरी है कि जो इन्वेस्टिगेटर है, जो ऑब्जर्वर हो, उसकी खुद की सेंसेस जो हो वो एक्यूरेट हो, यानी कि साउंड हो, फिजिकली साउंड हो वो भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी बच्चे को चेक करना है, ऑब्जर्व करना है, और मुझे खुद को ही, मुझे हेयरिंग डिसेबिलिटी है, मुझे खुद को ही उतना अच्छे से सुनाई नहीं देता है, तो मैं बच्चे को कैसे अच्छे से समझूंगी? तो और या फिर मेरी आईसाइट वीक है और मैं स्पेक्स का यूज भी नहीं कर रही हूँ, तो मैं कैसे अच्छे से ऑब्जर्व कर पाऊंगी? तो फिर इसीलिए जरूरी है कि जो ऑब्जर्वर हो वो अपने सेंसेस को अच्छे से इस्तेमाल करे और जो हो वो साउंड हो। नेक्स्ट आ जाता है अटेंशन। अब मेरी आंखें वगैरह तो बहुत अच्छे से चल रही हैं, मेरे मतलब सारे सेंसेस परफेक्टली काम करते हैं, लेकिन मैं अटेंशन ही नहीं दे रही हूँ बच्चे पे, मैं ध्यान ही नहीं दे रही हूँ, मैं सोच रही हूँ मुझे क्या ही स्यापा पड़ा है, कुछ भी मार्क्स लगा दूंगी। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब हम स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को असेस कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि मैं प्रॉपर अटेंशन पे करूं, जो मेरा सब्जेक्ट है स्टडी का मैं उस पर ध्यान दूं। जिस बच्चे को मैं ऑब्जर्व कर रही हूं मैं उसे अच्छे से ऑब्जर्व करूं, उसके बारे में अच्छे से जानने की कोशिश करूं। The investigator's ability to pursue the subject under study is known as attention. Concentration is larger and in initial stages a matter of willpower, but adequate training, experience and grit could make it almost matter of habit. अब हमें ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है या हमें इंक्लूसिव स्कूल का सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये मैंने आपको बाकी वीडियोस में भी बताया है, ताकि हमें, क्योंकि हम कल जाकर टीचर बनने वाले हैं, तो फिर हमें पता होना चाहिए ना कि अलग अलग बच्चों के साथ कैसे डील करना है। तो अटेंशन एक हैबिट बनाई जा सकती है ट्रेनिंग वगैरह के जरिए, तो ये यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट इज परसेप्शन। परसेप्शन जो होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेंसरी रिपोर्ट्स। मेरी सेंसेस अच्छे से काम करती थी, ठीक है, मैंने देख लिया। अटेंशन, मैंने ध्यान भी लगा लिया उस चीज पर मैंने सीखा क्या उससे, मैंने क्या आउटकम निकाला, मैंने क्या परसीव किया, दैट इज परसेप्शन। जो भी अब तक मैंने किया है उससे मैं किस कंक्लूजन तक पहुंची हूँ, क्या स्टेटमेंट मेरे मन में आई है। मैंने बच्चे को देखा कि मैं कुछ बोल रही हूँ तो बच्चा गलत लिख दे रहा है, ठीक है, मैंने अपनी सेंसेस का इस्तेमाल किया कि बच्चा कुछ गलत कर रहा है। अटेंशन, मैं उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैंने कुछ और एक्टिविटीज करवाई, मैंने देखा कि जब मैं बच्चे के पास खड़े होकर बोलती हूँ तब तो वो ठीक लिख रहा है, लेकिन जब मैं दूर जा रही हूँ तब वो कुछ वर्ड्स जो है वो गलत लिख दे रहा है। तो इससे ये हो गया अटेंशन कि मैंने अच्छे से चीजों को अटेंशनली ऑब्जर्व किया कि किस स्टेज, किस सिचुएशन में वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट इज परसेप्शन, कि मैं क्या परसीव कर रही हूँ। अब इन सारे चीजों को जब मैंने, होता है ना जैसे सीआईडी में सारे सबूतों को इकट्ठा करके फिर किस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, तो वैसे अब इन सारी चीजों को इकट्ठा करके मैं किस कंक्लूजन पर पहुंच गई हूँ कि बच्चे को हियरिंग डिसेबिलिटी है। क्योंकि पहले मुझे लग रहा था हो सकता है इसे कुछ डिस्ग्राफिया भी हो सकता है इसे लिखने में कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन मैंने देखा कि जब मैं नजदीक जाके बोल रही हूँ तब तो वो ठीक लिख रहा है, लेकिन जब मैं दूर हूं तब वो गलत लिख दे रहा है कुछ वर्ड्स। तो क्या परसीव कर लिया मैंने कि बच्चे को हियरिंग डिसेबिलिटी है। तो परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटरप्रेट करता है जो भी अभी तक हमने देखा है। सेंसेशन merely reports the fact as observed, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया, whereas perception enables the individual to recognize the facts by grouping and identifying
सेंसेशन एंड ड्राइंग अपॉन पास्ट एक्सपीरियंस, इमेजिनेशन एंड थॉट। तो जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आई होप उससे आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। फिर नेक्स्ट आ जाती है बात, ऑब्जर्वेशन कैसे करें। ऑब्जर्वेशन मेथड हैव बीन क्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन द फॉलोइंग। तो अलग अलग तरीके की ऑब्जर्वेशन होती है सिचुएशन के हिसाब से, जैसे हमारी नीड है, जैसे सिचुएशन की डिमांड है, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा ऑब्जर्वेशन मेथड फॉलो करना है। तो सबसे पहले होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वर। तो पार्टिसिपेंट वर्सेस नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती है जहां पर मैं खुद पार्टिसिपेट करूं। फॉर एग्जांपल, मैं टीचर हूं और मुझे बच्चे को ऑब्जर्व करना है, मैंने बच्चे के ग्रुप बनाए और बच्चों के ग्रुप्स बनाए और उसमें मैं खुद पार्टिसिपेट कर रही हूँ, बच्चे के साथ खुद काम कर रही हूँ, तो दैट इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कि मैंने ऑब्जर्व तो करना है बच्चे को, लेकिन मैं खुद एज अ पार्टिसिपेंट काम नहीं कर रही हूँ, मैंने बच्चों के ग्रुप्स बना दिए और उन्हें बता दिया ये काम है और मैं दूर से उन्हें ऑब्जर्व कर रही हूँ बस। तो दैट इज नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जब हम खुद पार्ट नहीं हो उस एक्टिविटी का। नेक्स्ट होता है द ऑब्जर्व्ड इवेंट, कि जो इवेंट है वो कैसा है। तो इसमें दो तरीके की ऑब्जर्वेशन होती है, कोवर्ट ऑब्जर्वेशन वर्सेस ओवर्ट ऑब्जर्वेशन। कोवर्ट ऑब्जर्वेशन वो ऑब्जर्वेशन होती है जहां पर ऑब्जर्वर जो है वो कवर के अंदर है, कि फॉर एग्जाम्पल मैं बच्चों को ऑब्जर्व कर रही हूँ लेकिन उन्हें नहीं पता है कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो दैट इज कोवर्ट ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन इसलिए होती है ताकि हीथ्रोन इफेक्ट ना आ जाए जब हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हीथ्रोन इफेक्ट होता है कि अगर हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसे पता है, तो हो सकता है कि वो अपना बिहेवियर चेंज कर दे। अब अगर मैंने बच्चे को बता रखा है कि मैं उसकी लीडरशिप स्किल्स देख रही हूँ या वो कैसे कोलैबोरेटिवली वर्क करता है, मैं ये देख रही हूँ, तो हो सकता है कि बच्चा बड़े प्यार से बिहेव करेगा कि मैम मुझे अच्छा माने। वहीं अगर ओवर्ट ऑब्जर्वेशन होती है कि मैंने उसे बता रखा है कि मैं कवर के अंदर नहीं हूं, तो वो अच्छे से बिहेव करेगा। कोवर्ट मतलब बच्चे को नहीं पता है कि उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है, जहां पर जो ऑब्जर्वर है वो कवर के अंदर है, तो ये होता है। नेक्स्ट इज सिचुएशन। सिचुएशन के बेसिस पर कैसी ऑब्जर्वेशन होती है, नेचुरल ऑब्जर्वेशन हो सकती है वर्सेस आर्टिफिशियल ऑब्जर्वेशन हो सकती है। नेचुरल यानी कि जो इन्वायरमेंट है मैं बच्चे को उसी में ऑब्जर्व कर रही हूँ। आर्टिफिशियल मैंने कोई एक्टिविटी डिजाइन करी कि आज हम ये करेंगे, तो उस बेसिस पर आपको ऑब्जर्व किया जाएगा, उस बेसिस पर हम बच्चे की नीड्स जानने की कोशिश करेंगे, तो वो हो जाती है आर्टिफिशियल, जहां पर हम एक्स्ट्रा से कुछ एफर्ट्स करके एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रोटोकॉल के बेसिस पर होती है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन और अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। ये सारी ही ऑब्जर्वेशन की टाइप्स हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में होता है कि ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड होता है, ऑलरेडी सीक्वेंस्ड है कि क्या क्या एक्टिविटीज होंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले ही स्ट्रक्चर्ड कर दिया कि मैं इन बच्चों का पहले क्विज लूंगी 5 नंबर का, 5 नंबर की असाइनमेंट दूंगी, इन्हें 5 नंबर प्रोजेक्ट के होंगे, 5 नंबर का एक कोई मैं टेस्ट ले लूंगी छोटा सा, तो मैंने ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड कर दिया है। अनस्ट्रक्चर्ड मैंने कुछ ऐसे प्री डिसाइड नहीं किया है कि मैं किस बेसिस पर बच्चे को ऑब्जर्व करूंगी। बच्चा जो भी जनरल एक्टिविटीज कर रहा है, बच्चा ग्रुप में कुछ काम कर रहा है, मैं वहां पर उसे ऑब्जर्व कर ले रही हूँ, बच्चा क्लास में कुछ काम कर रहा है, मैं वहां पर उसे ऑब्जर्व कर ले रही हूँ। तो ये होगी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट आ जाती है प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि किस तरीके से ऑब्जर्व किया जाएगा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड को। सबसे पहले वही बात कि नीड एंड पर्पस को डिसाइड करो, प्लान करो प्रोसेस को, एथिकल इश्यूज पर क्लियर हो, कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो एथिक्स के अगेंस्ट हो। बिगिन करो असेसमेंट को, रिफ्लेक्ट ऑन आउटकम्स, क्या आउटकम्स हो सकते हैं, डिसाइड वेज फॉरवर्ड एज सपोर्टेड बाय आउटकम्स, एडजस्ट करो प्लानिंग को अप्रोप्रिएटली और प्रोग्रेस को मॉनिटर करो। फिर आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, क्या फायदे हैं, एडवांटेजेस क्या है। फ्लेक्सिबल अप्रोच है डाटा कलेक्शन की, हर बच्चे के लिए सुटेबल है, ब्रॉड रेंज ऑफ कॉन्टेक्स्ट में हम इसे यूज कर सकते हैं। हर बच्चे के लिए सुटेबल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ज्यादातर बच्चों के लिए सुटेबल है, ऐसा हम बोल सकते हैं। फ्लेक्सिबल अप्रोच है कि किसी भी तरीके से किया जा सकता है, जैसे हमने टाइप्स में इतनी सारी टाइप्स पढ़ी, तो किसी भी तरीके से बच्चे को ऑब्जर्व किया जा सकता है। एक्यूरेट डाटा मिलता है, क्योंकि फर्स्ट हैंड डाटा, जब हमने एलिमेंट्स की बात करी तो हम फर्स्ट हैंड डाटा पर फोकस कर रहे हैं, तो एक्यूरेट डाटा मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यूजफुल फॉर स्टडिंग कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। अब कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब शाई होते हैं, जिनको लैंग्वेज की कुछ प्रॉब्लम होती है, यानी कि किसी ना किसी फैक्टर से अफेक्टेड रहते हैं जो बच्चे, तो उनका बिहेवियर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो उनको स्टडी करने में भी हेल्पफुल है। कैन बी यूज्ड इन नेचुरल सेटिंग्स एंड टू कलेक्ट डाटा ऑन सेंसिटिव बिहेवियर। नेचुरल सेटिंग्स में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऑब्जर्व करने के लिए हमें कुछ अलग से तंत्र मंत्र करने की जरूरत है, जो नेचुरल सेटिंग है उसमें ऑब्जर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड्स। लिमिटेशंस क्या है, ऑब्जर्वर का बायस आ सकता है, कि हो सकता है कि मेरे मन में पहले से ही हो कि इस बच्चे ने तो उस दिन मुझसे बदतमीजी से बात करी थी, ये तो है ही बुरा, तो मैंने पहले से ही एक माइंड में बना रखा है कि ये बच्चा बुरा ही है, तो मैं हो सकता है कि मैं उस चीज को वैसे ही लेके चलूं, तो ये क्या हो जाएगी, ऑब्जर्वर की बायसनेस आ सकती है। लिमिटेड टू बिहेवियर, हो सकता है कि उस दिन बच्चे का मूड अच्छा ना रहा हो तब उसने ऐसे बिहेव किया हो, या कुछ इशू हो सकते हैं, लेकिन वो ना समझ के अगर मैं अपना बायस लगा दूं तो वो एक लिमिटेशन है।
लिमिटेड टू बिहेवियर दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिकल एप्टीट्यूड मुझे बच्चे का चेक करना है, तो वो मैं ऑब्जर्वेशन मेथड से नहीं चेक कर सकती हूँ। अब ऑब्जर्वेशन में कैसे चेक करूंगी ये, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें ये मेथड उतना ज्यादा यूजफुल नहीं हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग है। अब मुझे बच्चे को नेचुरल एनवायरनमेंट में भी ऑब्जर्व करना है, इधर उधर हर जगह ऑब्जर्व करना है, तो टाइम कंज्यूमिंग है और कॉस्टली भी है थोड़ा। नेक्स्ट तरीका है जो बच्चे को असेस करने का चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए, वो है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, यानी कि सतत एवं व्यापक आंकलन। तो इससे भी हम बच्चे को असेस कर सकते हैं जिनकी स्पेशल नीड्स होती है। तो असेस इस टॉपिक पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो वहां से देख सकते हो, बाकी थोड़ा हम यहाँ पर भी कवर कर लेंगे। तो असेसमेंट सिस्टम दैट इवेल्युएट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ईयर। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब भी वही है कि थ्रू आउट द ईयर ऐसा असेसमेंट सिस्टम जिसमें बच्चे को थ्रू आउट द ईयर चेक किया जा रहा है, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पर यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस कर रहा है। बच्चा फिजिकली डेवलप हो, मेंटली डेवलप हो, इमोशनली, सोशली, एकेडमिकली डेवलप करे, उस चीज पर फोकस है। सीसीए emphasizes on two fold objectives, जो इसके टू मेन वर्ड्स है वही इसके ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट इज कंटिन्यूस, यानी कि कंटिन्यूटी हो इवेल्युएशन में। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार साल में एक टेस्ट दिया और उस बेसिस पे बच्चे को असेस कर दिया, इवेल्युएट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूस हो, लगातार उसे असेस किया जाए, ब्रॉड बेस्ड हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, एक ही एस्पेक्ट के बेसिस पर न चेक किया जाए। स्कोलेस्टिक को, स्कोलेस्टिक बिहेवियर को, करिकुलर एक्टिविटीज में कैसा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कैसा परफॉर्म कर रहा है, इन सारी बातों को भी ध्यान में रखा जाए। तो फिर आ जाता है एस्पेक्ट्स ऑफ सीसीए। तो कंटिन्यूस पार्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, स्प्रेड थ्रू आउट द इंटायर एकेडमिक सेशन। रेगुलर असेसमेंट्स होती हैं, कभी एफए हो रहे हैं, कभी एसएस हो रहे हैं, फिर एफएस के अंदर प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, क्विजेस हो रहे हैं, ये सारी चीजें। डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग गैप्स एंड प्रोवाइड करेक्टिव मेजर्स, कि कहाँ पर गैप आ रहा है वो डायग्नोस करना और उसके लिए रेमेडी क्या हो सकती है ये डायग्नोस करना। फीडबैक टू स्टूडेंट्स फॉर सेल्फ इवेल्युएशन, बच्चों को सेल्फ इवेल्युएट करने का मौका मिलता है कि मैंने कितना सीखा है, क्या मुझे आता है, क्या मुझे और सीखने की जरूरत है। फीडबैक टू टीचर्स फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, टीचर्स को भी एक मौका मिलता है खुद को जानने का कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कितना इफेक्टिव है, बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, कहाँ इंप्रूवमेंट का स्कोप है, कौन सा मेथड बच्चों के लिए ज्यादा यूजफुल साबित हो रहा है, कैसे टीचिंग लर्निंग को ज्यादा फ्रूटफुल बनाया जा सकता है। तो ये सारी बातें टीचर्स जान सकते हैं सीसीए के जरिए। तो सीसीए असेस करता है 3 डोमेन्स लर्नर के, स्कोलेस्टिक, को स्कोलेस्टिक और नॉन स्कोलेस्टिक। स्कोलेस्टिक में आते हैं जो सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं, जैसे कि यूनिट टेस्ट हो गया, असाइनमेंट्स होगी, ओरल हो गया, ओरल कोई टेस्ट ले लिया, क्लास वर्क हो गया, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया, यानी कि जो सब्जेक्ट रिलेटेड चीजें हैं। को स्कोलेस्टिक में आ जाता है जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, कुछ स्पोर्ट्स मीट्स हो रही है या कुछ सोशल पर्सनल क्वालिटीज, बच्चे की फिजिकल ग्रोथ, वर्क एक्सपीरियंस, ये सारा को स्कोलेस्टिक में आ जाता है। नॉन स्कोलेस्टिक में आता है बच्चे का बिहेवियर कैसा है, बच्चे की वैल्यूज कैसी हैं, बच्चे का एटीट्यूड कैसा है, बच्चे की स्किल्स कैसी हैं, योगा, म्यूजिक, ये सारे नॉन स्कोलेस्टिक यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें आ जाता है। तो इन सभी डोमेन्स को चेक किया जाता है, क्योंकि जब हम इसकी बात करते हैं तो जो ब्लूम्स के जो 3 डोमेन थे उन, क्योंकि होलिस्टिक डेवलपमेंट है तो वो तभी होंगे जब बच्चे के तीनों डोमेन पर अच्छे से काम होगा। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है सीसीए के, टू मेक कंटिन्यूस इवेल्युएशन एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि इसको इंटीग्रल कंटिन्यूस इवेल्युएशन हो। जैसे पहले होता था कि एक टेस्ट के बेसिस पे बच्चे को जज कर देते थे कि इसको आता है नहीं आता है, हो सकता है कि उस दिन बच्चे की तबीयत खराब हो या उसका कुछ प्रॉब्लम रही हो तो अब वो अच्छे से परफॉर्म ना कर पाया हो, तो उस चीज को हटाने के लिए ही ये सीसीए आया था। डिटेल वीडियो मैंने आज जैसे आपको बताया, वहां से आपको पता चल जाएगा सारा कुछ इसकी हिस्ट्री। तो कंटिन्यूस इवेल्युएशन एक इंटीग्रल पार्ट है इसका। टू यूज असेसमेंट डाटा एज क्वालिटी कंट्रोल डिवाइस टू रेज एकेडमिक आउटकम्स, टू मेक एनवायरमेंट स्टूडेंट सेंट्रिक, इंडिविजुअल की नीड्स के हिसाब से वैसा, टू हेल्प इन डेवलपिंग कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड इफेक्टिव स्किल्स। अब जैसे मैंने आपको बताया कैप पर फोकस है इसका, जो ब्लूम टेक्सोनॉमी का कैप था। अब जो स्कोलेस्टिक है वो कॉग्निटिव डोमेन को हम उससे इनहांस कर सकते हैं, और साइकोमोटर और इफेक्टिव डोमेन के लिए को स्कोलेस्टिक और नॉन स्कोलेस्टिक जो एक्टिविटीज हम करवाते हैं उस तरीके से जो असेस करते हैं। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ प्रेशर, इसका एक ऑब्जेक्टिव है। जैसे पहले माना जाता था कि बच्चे के ऊपर प्रेशर रहता था कि एग्जाम के दिन अच्छा परफॉर्म करना है, अब वो प्रेशर नहीं है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि अब प्रेशर थोड़ा और बढ़ गया है, पहले सिर्फ एक दिन के लिए स्ट्रेस रहता था, अब पूरा साल भर है ये एक्टिविटी वो एक्टिविटी। तो वो हर किसी चीज की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, हालांकि इसे अच्छे नजरिए से ही लाया गया था और ये अच्छा ही है। तो वो बात का टॉपिक है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज टू वर्क टुवर्ड्स होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। सो इन सीसीए टीचर रेगुलरली मॉनिटर्स स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड रिकॉर्ड देयर परफॉर्मेंस डाटा
दिस डाटा इज देन एनालाइज टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। नेक्स्ट आ जाता है कि सीसीए में जनरली क्या होती हैं, जनरली दो तरीके की असेसमेंट होती हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की, कि जिनकी स्पेशल नीड्स है तो उनको असेस करने के लिए डायग्नोज करने की बहुत जरूरत है कि प्रॉब्लम है कहाँ पर। जब तक पता ही नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम है कहाँ पर, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए सिलेबस में भी अलग से मेंशन है कि फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट पर हम बात करें, क्योंकि जो समेटिव होती है वो हमें सिर्फ बताती है रिजल्ट कि ओवरऑल क्या हुआ है, बल्कि फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक में इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है कि कहाँ कमी है और कहाँ पर इंप्रूव किया जा सकता है। तो इसीलिए चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए ये जरूरी होती है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है, पहले वो देख लेते हैं, जिसे निर्माणात्मक आंकलन भी बोला जाता है। तो इट इज कंडक्टेड रेगुलरली थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर टू मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस। इट कैन बी फॉर्मल हो सकती है, जैसे कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट और असाइनमेंट्स यूज हो सकते हैं। इनफॉर्मल हो सकती है कि मैं ऐसे ही ऑब्जर्व कर लूँ, कुछ डिस्कशन करवा दूँ, कुछ प्रोजेक्ट दे दूँ बच्चों को, डिबेट करवा दूँ किसी दिन, तो उस बेसिस पर मैं ऑब्जर्व कर लूँ बच्चों को, यानी कि असेस कर लूँ। तो ये हो गया इनफॉर्मल मेथड। तो गोल क्या है फॉर्मेटिव असेसमेंट का, टू मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग, टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक दैट कैन बी यूज्ड बाय इंस्ट्रक्टर टू इम्प्रूव देयर टीचिंग एंड बाय स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। तो जैसे पहले भी बताया कि दोनों के लिए यूजफुल है, स्टूडेंट के लिए भी, टीचर के लिए भी। स्टूडेंट अपनी लर्निंग इंप्रूव कर सकता है, पता जब लग जाएगा कहां पर कमी है, और टीचर अपनी टीचिंग इंप्रूव कर सकता है। नेक्स्ट है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट जो कि एंड में होती है, फाइनल इवेल्युएशन होती है, बच्चे को रैंक किया जाता है। यहाँ पर इंप्रूवमेंट का स्कोप नहीं होता है। जैसे फॉर्मेटिव होती है असेसमेंट फॉर लर्निंग, की लर्निंग को बेटर बनाने के लिए। ये होती है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, की कितना बच्चे को आया है। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें डायग्नोस्टिक असेसमेंट, यानी कि निदानात्मक आंकलन, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो जो टाइप ऑफ असेसमेंट डन एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन टू आइडेंटिफाई द एरर, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द लर्नर, यानी कि ऐसी असेसमेंट, ऐसा आंकलन जो शुरू में किया जाता है ये जानने के लिए कि बच्चे में क्या कमियां हैं, क्या उसकी स्ट्रेंथ्स है, कहां पर उसे अच्छे से शेप किया जा सकता है, कहां पर उसकी स्किल्स को शार्पन किया जा सकता है, कहां उसे हेल्प की जरूरत है। वो सारी चीजें डिसाइड करने के लिए जो हम असेसमेंट करते हैं उसे हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट बोलते हैं। क्योंकि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को हमें रेमेडी देनी होती है, उनकी नीड्स जो स्पेशल है उनको पूरा करना होता है, तभी तो उन्हें स्पेशल नीड्स वाले बच्चे बोलते हैं। क्योंकि उनकी जरूरतों को पूरा कब करेंगे, जब डायग्नोज करेंगे कि जरूरत है क्या है। तो उसके लिए डायग्नोस्टिक असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। It helps teacher to create better lesson plans and teaching strategies that are tailored to the individual needs of each students. तो नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट की। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कि बच्चे की इनिशियल एकेडमिक परफॉर्मेंस एक तो हमें पता चल जाती है कि बच्चे को इनिशियली क्या आता है और क्या सिखाने की जरूरत है। टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, बच्चे की क्या कमियां हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, कहाँ लर्निंग गैप्स हैं। टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स लर्निंग गैप्स एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। टू हेल्प टीचर्स टू क्रिएट बेटर लेसन प्लान्स and teaching strategies for students, to provide personalized learning experience for children with special needs। अब मैं सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो जो मुझे लगेगा कि पॉइंट थोड़ा डिफरेंट है मैं उसी को ज्यादा इलाबोरेट करूंगी। तो जैसे कि ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस का मतलब है कि बच्चे की नीड, इंटरेस्ट, एबिलिटी, लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग ही टीचर अपना टीचिंग मेथड, मटीरियल और एक्टिविटीज डिजाइन करेगा, यानी कि बच्चे की पर्सनल नीड्स के हिसाब से। तो ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ डायग्नोसिस, की डायग्नोस करेंगे कैसे। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स फॉर द सब्जेक्ट। फिर उसके बाद बच्चे की प्रायर नॉलेज चेक करेंगे कि बच्चे को कितना आता है। फिर उसके बाद एडमिनिस्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट टू इवेल्युएट द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, कि हम बच्चे को एक डायग्नोस्टिक टेस्ट देंगे, उसको एडमिनिस्टर करेंगे, चेक करेंगे। फिर उसके बेसिस पर एनालाइज करेंगे रिजल्ट्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। उसके बेसिस पर हम एनालाइज करेंगे कि बच्चे को कितना सच में आता था, कितना नहीं आता था। पहले हमने सिर्फ असेस किया है कि बच्चे को क्या नॉलेज हो सकती है, उसके बेसिस पर टेस्ट बनाया, फिर एनालाइज किया। फिर प्रोवाइड एप्रोप्रिएट फीडबैक टू द स्टूडेंट, टीचर एंड पेरेंट्स रिगार्डिंग द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। ये जो टेस्ट होगा इससे टीचर, स्टूडेंट्स और सबको क्या होगा, एक अच्छा फीडबैक मिल जाएगा जिससे वो इंटरवीन कर सकते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है। डिजाइन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज दैट आर बेस्ट सूटेड टू द स्टूडेंट्स लर्निंग नीड्स। अब हमें नीड्स पता चल गई, उसके बेसिस पर हम बेस्ट स्ट्रेटेजी बना लेंगे। फिर क्योंकि डायग्नोस करने के बाद क्या होता है, जब हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, जब उन्हें पहले कहते हैं टेस्ट करवा लो,
तो टेस्ट क्या है, डायग्नोस किया, उसके बेसिस पर फिर दवाई मिलती है, तो वो क्या हो जाती है, रेमेडी। तो डायग्नोसिस भी ये, क्योंकि स्पेशल नीड से बच्चे को कुछ चाहिए ना स्पेशल, अब पता नहीं है चाहिए क्या, तो पहले क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे, फिर उसके बेसिस पर रेमेडी यानी कि उसके बेसिस पर सॉल्यूशन, क्या एक्टिविटी बच्चे के लिए बेहतर हो सकती है वो डिसाइड करेंगे। फिर उसके बाद मॉनिटर करेंगे स्टूडेंट की प्रोग्रेस को थ्रू ऑनगोइंग असेसमेंट्स। फिर जो असेसमेंट्स चलती रहती हैं उसके जरिए मॉनिटर करेंगे कि क्या कुछ फायदा हो भी रहा है जो हमने उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढा है, या एवं ही चल रहा है वो भी, और उसके बेसिस पर हम जो है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज क्या चाहिए वो तय करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें असेसमेंट ऑफ ग्रुप एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी कि समूह तथा सहयोगी अधिगम का आंकलन। अब स्पेशल नीड्स वाला बच्चा सोशल एनवायरनमेंट में, इमोशनल एनवायरनमेंट में कैसे खुद की नीड्स को कैटर कर पा रहा है, कैसे वो बिहेव कर पा रहा है, ये जानने के लिए ग्रुप एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग में असेस करने की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्रुप लर्निंग क्या होती है। ग्रुप लर्निंग इज वर्किंग टुगेदर विद अ स्मॉल ग्रुप टू अचीव अ कॉमन गोल, और कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है वर्किंग टुगेदर विद अदर्स टू अचीव अ कॉमन गोल। देखा जाए तो 19-20 का ही फर्क है इसमें, कि कोलैबोरेटिव लर्निंग में थोड़ा इंडिविजुअलाइजेशन का फैक्टर ज्यादा होता है, और ग्रुप लर्निंग में थोड़ा ग्रुप का फैक्टर ज्यादा होता है कि मिलकर काम करेंगे। बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है ये दोनों चीजें। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस असेसमेंट के, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रुप एंड कोलैबोरेटिव असेसमेंट क्या है कि बच्चे के अंदर टीम वर्क स्किल्स आए, डेवलप टीम वर्क स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स। क्योंकि जब बच्चा टीम में वर्क करता है ना तो आधी नीड्स तो उसकी खुद ही पूरी हो जाती हैं। अब टीचर हर बच्चे की नीड पूरी करनी चाहिए वैसे उसे, लेकिन वहीं पर तभी क्या करते हैं बचपन में कि दूसरे के साथ बैठा देते हैं, कि जो बच्चा थोड़ा वीक होता है उसे थोड़े इंटेलिजेंट बच्चे के साथ, या जो उसकी हेल्प कर पाए उस काम में, उस बच्चे के साथ बैठा देते हैं। इससे क्या होगा, कोलैबोरेटिव स्किल्स बच्चे के अंदर आएंगी, एक दूसरे की हेल्प करना वो खुद सीखेंगे। तो टीम वर्क स्किल्स आती है, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं, बच्चे के अंदर एम्पैथेटिक एटीट्यूड आता है, एक तरीके से वो इंटरेक्ट करना सीखता है दूसरों के साथ, खुद की बात कैसे दूसरों को बोलनी है और दूसरों की बात कैसे समझनी है ये भी सीखता है। एनकरेज लीडरशिप स्किल्स, अब बच्चे के कैसे ग्रुप को लीड करना है, कैसे सबको एक साथ लेके चलना है, वो स्किल्स जो है वो बच्चे के अंदर डेवलप होती हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि लीडर बनना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। हो सकता है कि कोई बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत अच्छा हो, लेकिन वो अच्छा लीडर नहीं हो सकता है, और हो सकता है कि मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए बच्चे के अंदर लीडरशिप स्किल्स आए, उसके लिए ग्रुप एंड कोलैबोरेटिव असेसमेंट होती है। बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और आइसोलेटेड फील ना करे, ऐसा इक्वली इंपॉर्टेंट फील हो उसके लिए, इंगेजमेंट हो बच्चे की। एनकरेज स्टूडेंट्स एबिलिटी टू गिव एंड रिसीव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, जब हम ग्रुप में काम करते हैं तो वहां पर टीचर्स भी फीडबैक दे रहे हैं, हमारे पेयर्स भी हमें फीडबैक दे रहे हैं, और हम खुद को सेल्फ असेस भी कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एक हमारे अंदर हैबिट आएगी कि हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को, अगर कुछ हमें कोई नेगेटिव भी बोल रहा है तो उसको हम कंस्ट्रक्टिव तरीके से ले पाएं और उससे इंप्रूव करें, रेदर देन की ये दुश्मनी रखने की कि इसने तो मुझे ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। तो वो सारी एक्टिविटीज ना होके कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की एक हैबिट आए बच्चों के अंदर, इसके लिए ये जरूरी होता है। फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जब ग्रुप में काम करेंगे तो 100 प्रॉब्लम्स आएंगे तो उन्हें सॉल्व करेंगे, और कुछ एक्टिविटी दी है तो बच्चा क्रिएटिव भी बनेगा और क्रिटिकल थिंकिंग भी बच्चे में आएगी। तो कैसे, क्या मेथड्स है जिनके जरिए हम ग्रुप एंड कोलैबोरेटिव असेसमेंट कर सकते हैं। हम बच्चे को सेल्फ असेसमेंट के लिए कुछ एक्टिविटी दे सकते हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट्स करवा सकते हैं, प्रेजेंटेशंस करवा सकते हैं, पेयर असेसमेंट करवा सकते हैं, ग्रुप क्विजेस करवा सकते हैं, केस स्टडीज करवा सकते हैं, बच्चों को सिमुलेशन करवा सकते हैं, डिस्कशन, डिबेट्स, रोल प्ले, यानी कि ये कुछ एक्टिविटीज है जिनके जरिए हम बच्चे को असेस कर सकते हैं कि कैसे वो ग्रुप में कैसे कोलैबोरेटिवली काम करता है, क्या उसकी नीड्स हैं या क्या उसकी स्ट्रेंथ्स हैं। नेक्स्ट इज प्रोसीजर ऑफ ग्रुप एंड कोलैबोरेटिव असेसमेंट। अब किस तरीके से होगी, सबसे पहले वही आएगा, सेट क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर द असेसमेंट, सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट असेसमेंट मेथड बेस्ड ऑन द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। कौन सा मेथड एप्रोप्रिएट हो सकता है, क्या करवाऊं मैं, बच्चे को डिबेट करवा दूं, बच्चे के लिए एक प्रोजेक्ट ठीक रहेगा, या फिर डिस्कशन करवाई जाए, क्या इफेक्टिव रहेगा वो मैं डिसाइड करूं। प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट्स ऑन असेसमेंट प्रोसेस, बच्चे को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए जाएगी, क्या क्या चेक किया जाएगा। फॉर एग्जांपल एक रूब्रिक बनाया जाता है ना हमेशा कि आपको इस बेसिस पर जज किया जाएगा, जज यानी कि असेस किया जाएगा इस बेसिस पर कि आपकी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज कैसी आप में है, आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप दूसरे की बात कितना सुन रहे हैं, आप कितना एम्पैथेटिक है। ये सारी चीजें मैं पहले से ही डिसाइड करके रखूं अगर मैं वहां पर एज अ टीचर हूं। प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर ग्रुप फॉर्मेशन, अब या तो टीचर खुद ग्रुप बना दे या गाइडलाइंस दे दे कि ग्रुप बनाए, कि 3 लड़के या 2 लड़कियां हो जाओ, या फिर अपोजिट हो जाओ, या फिर ऐसा हो जाओ कि रोल नंबर वाइज बना लो, जो भी जिस तरीके से ग्रुप बनाने हैं वो टीचर उसके लिए गाइडलाइंस दे।
प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद रिसोर्सेज एंड सपोर्ट टू हेल्प देम वर्क कोलैबोरेटिवली। अब जैसे कि बच्चों ने काम करना है, फॉर एग्जांपल मैंने उन्हें कुछ प्रोजेक्ट दे दिया, अब उस प्रोजेक्ट्स के लिए जो जो रिसोर्सेज होने चाहिए, हो सकता है कुछ आर्टिकल्स चाहिए होता है, हो सकता है कि कुछ मॉडल बनाना है तो उसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए, तो वो सारी मैं उन्हें प्रोवाइड करवाऊँ। फिर है इवेल्युएट ग्रुप्स परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द असेसमेंट मेथड सिलेक्टेड। अब जो भी मैंने असेसमेंट मेथड सिलेक्ट किया है उसके बेसिस पर मैं उनके ग्रुप की जो परफॉर्मेंस है उसको चेक करूँ, बच्चों को फीडबैक दूं, प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स ऑन देयर परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर रिफ्लेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट। फीडबैक जो है वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, ताकि मैं बच्चे को बताऊं कि बच्चे आपने यहाँ ठीक किया है और यहाँ पर और बेहतर हो सकता था। तो यानी कि मैं उन्हें बताऊं कि कहाँ पर क्या कमी रह गई है जिसको वो इम्प्रूव कर सकते हैं। यूज द असेसमेंट रिजल्ट टू गाइड फ्यूचर टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज। अब इसका जैसा भी रिजल्ट होगा वो फ्यूचर में मुझे मदद करेगा कि मुझे फ्यूचर में टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज कैसे डिजाइन करनी है, क्या ये एक्टिविटी उतनी इफेक्टिव रही है जितनी मैं सोच रही थी, और अगर नहीं रही है तो नेक्स्ट टाइम मैं उसे चेंज कर दूंगी। और लास्ट स्टेप है सेलिब्रेट द सक्सेस एंड अचीवमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट एंड द ग्रुप्स। बहुत जरूरी है कि बच्चे को पॉजिटिव फीडबैक एक तरीके से दिया जाए। मैं अगर उन्हें कुछ नेगेटिव भी बता रही हूँ तो इस तरीके से बताऊं कि बच्चे को बुरा ना लगे, तो बच्चा टीम वर्क की वैल्यू समझे। इसके लिए जरूरी है कि जो भी उन्होंने काम किया है उसको अप्रिशिएट किया जाए। सो अगर हम देखें तो असेसमेंट फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, अगर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करना चाहें तो असेसमेंट फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड शुड बी कंडक्टेड इन अ कल्चरली सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिव मैनर। यानी कि जो भी बच्चे की कल्चरल बैकग्राउंड है, बच्चे की लैंग्वेज है, बाकी फैक्टर्स है, उनको ध्यान में रखते हुए हो। It is important to work collaboratively with parents and other professionals to ensure that assessment benefits the students. बहुत जरूरी है कि अगर मैं टीचर हूं तो मैं बाकियों के साथ कोलैब करूं। जहां मुझे लग रहा है कि मुझे दूसरों की मदद की आवश्यकता है, पेरेंट्स की मदद की आवश्यकता है, स्पेशल टीचर की मदद की आवश्यकता है, काउंसलर की मदद की आवश्यकता है, वहां पर मैं उनकी मदद लूं और कोलैबोरेटिवली बच्चों को असेस करूं, ताकि मुझे बच्चे की क्योंकि ये पूरा टॉपिक यही घूम रहा है कि बच्चे की स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस को पहचानना है, और जब हमें उसकी स्पेशल नीड्स की उसकी क्या जरूरत है जब वो हम पहचान जाएंगे तो उस पर काम करना है। तो मैं बच्चे को मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए असेसमेंट का, इसीलिए कोलैबोरेटिवली वर्क करना चाहिए। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं नटशल में कि असेसमेंट अप्रोचेस फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी इंडिविजुअलाइज्ड, कि बच्चे की इंडिविजुअलाइजनेस को ध्यान में रखते हुए कि इंडिविजुअल की क्या स्पेशल नीड्स हैं, क्या एबिलिटीज हैं, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड टेलर टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ ईच चाइल्ड। By following this approach, it is possible to provide the best possible support and intervention for children with special needs. जब हम इस अप्रोच को यूज करते हैं तो हम बेस्ट मेथड की बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि पूरा काम क्यों हो रहा है, क्यों असेस कर रहे हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को, ये जानने के लिए कि उनकी क्या प्रॉब्लम है और कैसे उनको सॉल्व किया जा सकता है, कैसे इंटरवीन किया जा सकता है, तो प्रॉब्लम को कैसे इंप्रूव करना है, उसका कैसे सॉल्यूशन ढूंढना है, वो अच्छे तरीके से हो सकता है कि अगर हम इस अप्रोच को यूज करते हैं। तो चलिए फटाफट से एक ओवरव्यू ले लेते हैं टॉपिक का। सबसे पहले तो इस टॉपिक में आप बताएंगे कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होते क्या हैं और उन्हें असेस करने की जरूरत क्यों है और उन्हें असेस करने के क्या क्या मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम बता देंगे कि जब असेस करना है तो क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद सबसे पहले ऑब्जर्वेशन मेथड है कि ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या नीड है ऑब्जर्वेशन की, कंपोनेंट्स क्या होते हैं ऑब्जर्वेशन के, क्या डिफरेंट टाइप्स मेथड्स हैं जिनके बेसिस पर ऑब्जर्व किया जा सकता है, पार्टिसिपेंट वर्सेस नॉन पार्टिसिपेंट, ये सारे टाइप्स आ जाएंगी। फिर उसके बाद प्रोसेस क्या है ऑब्जर्वेशन की, एडवांटेजेस क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं ऑब्जर्वेशन मेथड के। फिर नेक्स्ट आ जाएगा कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, जिसमें हम फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होती है, कौन से 3 डोमेन्स पर हम बात करते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्या है इस डायग्नोसिस के, और प्रोसेस क्या है, ये हम बात करेंगे। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे असेसमेंट ऑफ ग्रुप एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग में, जिसमें हम पहले बताएंगे कि ग्रुप और कोलैबोरेटिव लर्निंग होती क्या है, कौन से क्या जरूरत है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और कौन से मेथड के जरिए हम ग्रुप एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग को असेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रोसीजर के बारे में बताएंगे एंड देन टॉपिक को कंक्लूड कर देंगे। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। फिर भी कहीं पर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। कुछ चेंज आप चाहते हो या कोई चीज़ अगर आपको अच्छी लगी है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।